वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट को और ऐसे भी प्रश्नों को हम आपके सम्मुख रख रहे हैं जो बार बार आते हैं, बार बार परीक्षा में आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो चलिए उस क्रम में आज 23वां प्रैक्टिस सेट है। बीच में हमने कई और प्रैक्टिस कराए थे, ठीक है। हमने जीन पियाजे पे भी एक सेपरेट लेक्चर बनाया है जो कि उससे बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है, उसको जरूर देख लीजिएगा। एनवायरमेंट स्पेशल सीरीज भी हमारी आ चुकी है, ठीक है। एग्जाम देने से पहले जरूर उसको देखिएगा। यहाँ पे शुरू करने से आपको बता दें पहले कि यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये नीचे यहाँ पे ये है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न बहुत ही बेसिक है लेकिन पेपर में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। हमको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना है। उचित नहीं है, ठीक है। उचित नहीं है से तात्पर्य है कि यहाँ पे नहीं यानी कि 3 विकल्प सही होंगे। पहला देखिए, पहला है कि जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, काउंटर जेंडर जो बायसनेस होती है उसको चुनौती देना, ठीक है। दूसरा विकल्प है आपके सामने कि कक्षाओं में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। सी वाला विकल्प है कि जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना और डी वाला विकल्प है कि ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिएगा। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूं साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। आपको अपना सही उत्तर चूज करना है, उसके बाद जो गलती है उसको सुधारना है। तो यहाँ पे मैं सही बताऊं तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बच्चों और बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठाना ये एक रूढ़िवादिता होगी, पुरानी विचारधारा जो साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। वो अपनी अलग बात है लेकिन यहाँ पे हमको उत्तर सही करना है। तो आप उस चीज पे मत जाइएगा, आपको पेपर पास करने के हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ पे बी वाला आप स्टीरियोटाइप का जो इसमें यहाँ पे बताना है कि मतलब उसमें सुधार नहीं करेगा, तो ये बी वाला विकल्प आपके सामने आएगा। यहाँ पे अलग अलग बैठाने वाली जो बात हो रही है ये नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकी ऑप्शन है जैसे कि पक्षपात को चुनौती देना, बात सही है। जेंडर भेदभाव पे चर्चा करना, डिस्कस करना कि भाई क्यों होता है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। और डी वाला है कि ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिससे लड़के लड़कियों के बीच गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दे, मतलब परंपरावादी चीजों से हटकर गैर परंपरावादी, ठीक है। परंपरावाद का मतलब यहाँ पे जो चीजें तार्किक नहीं है, ठीक, उन चीजों की बात हो रही है। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 2 है कि ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल में है या किस बुद्धि का मूल है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर आप विकल्प देखिए। विकल्प है यहाँ पे कि अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सोनल, ठीक है, लिंग्विस्टिक है, भाषाइक है या स्थानिक है। तो अब इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता दूं, ये जो टिक लगा है ये पुराने उससे लगा है, ये लेता है वहां से, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे आ गए। देखिए इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा 3 ये होगा, ठीक है, भाषिक। ये ध्यान दीजिएगा, भाषिक, लिंग्विस्टिक की बात हो रही है यहाँ पे, इसका सही उत्तर लिंग्विस्टिक होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो भाषिक बुद्धि से तात्पर्य है कि भाई शब्दों और वाक्य जो होते हैं उससे बोध क्षमता बढ़ती है और हमें चीजों का बच्चों को भी और हमें भी बोध होता है किसी शब्द के से, ठीक है, शब्द के होने से। ऐसे सीखने वाले बालकों को जो ऑडिटिंग वगैरह अच्छे से सीख पाते हैं, ऑडिटिंग मतलब अंकेक्षण, और ये जो है लर्निंग में, अधिगम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 3 है कि एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी। देखिए विकल्पों को देखिए, अपना सही विकल्प कमेंट में लिखिएगा। सहयोगी प्रायोजित कार्य, दूसरा विकल्प है कि एक शब्दोत्तर वाले वस्तु पूरक प्रश्न, सी है कि मानक परीक्षण और डी है कि मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। अब यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है इसका ए, क्या होगा कि सहयोगी प्रायोजित कार्य, यानी कि एक साथ बच्चों का सहयोग होना।
क्यों? क्योंकि कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण और रचनात्मक होना चाहिए, और बच्चे जब सहयोग करेंगे तो ये चीज स्वतः ही आएगी। इससे बच्चों में क्या होगा कि विद्यालय जाने के लिए उद्देश्य जो है उनको नहीं ढूंढना पड़ेगा, उनके अंदर अंदर से प्रोत्साहन रहेगा, यानी कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन इनर रहेगा, अंदर से रहेगा, ठीक है, और जो लर्निंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो यहां पे विकल्प को देखिएगा, विकल्प है कि भैया देखो, अध्ययन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्र क्या करेंगे, साथ साथ मूल्यांकन करेंगे और उनकी सहायता करेंगे आपस में। बी है कि यहाँ पे अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना की जाएगी। और डी, तीसरा विकल्प है कि निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, ठीक है, पेपर पेंसिल पर पेपर लेना मतलब परीक्षा लेना। और डी है कि समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रोत्साहन की योग्यता का मापन करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है मैं बता रहा हूँ, पहला है, क्योंकि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि जब आपस में उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और उससे जो है चीजों को सीखेंगे, और उससे जो है जब सीखेंगे तो उनका सही मायने में विकास होगा। यहाँ पे बस इतना समझिएगा कि मूल्यांकन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य यहाँ पे पूछा गया है ना। तो जो चीज आपको मिली है उसी का एग्जैक्ट आपको उत्तर यहाँ पे सही करने हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं कि शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। वो लक्ष्य कैसे होना चाहिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ठीक है, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए। असफलता से बचने के लिए उनको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, या फिर उनको असफलता स्वीकार करने के लिए लक्ष्यों का होना आवश्यक है, या फिर आत्म पराजित लक्ष्य, ठीक है, सेल्फ डिफीटिंग, यानी कि अपने मन को जीत लेना, जैसे इस तरह के लक्ष्यों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां ये बात की जा रही है बच्चों से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प होगा कि भैया प्रवीणता उनको होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसमें मास्टरी होनी चाहिए। यानी कि अब मास्टरी का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा एकदम स्कॉलर बन जाएंगे, लेकिन वो काम उनको अच्छे से करना आना चाहिए। यही लर्निंग का ही मतलब ही होता है, और यही लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब होता है कि जैसे आपने रखा कि भाई हमको इस साल टेट का पेपर निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि हम इतने तो योग्य हो जाएं कि हम हमारे सामने जो प्रश्न आए उसको हम ठीक से कर लें। तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 6 हमारा है कि निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है। अब ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, इंक्लूजन की बात हो रही है। अब विकल्प को देखिए, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे पहला है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, बी है कि मानकीकृत स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड को बोलते हैं हम सेट करते हैं इसके दौरान, ठीक है, मानक बनाते हैं। सी है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद आपका अंतिम विकल्प है कि पृथक्करण और नामांकित करना, यानी कि सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 है इंक्लूजन से। मैंने पहले भी बताया था जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में या इंक्लूजन के बारे में, इंक्लूजन में सभी पृष्ठभूमि से सामाजिक आर्थिक जितने भी प्रकार के लोग होते हैं सबको एक जगह रखा जाता है, ठीक है। जनधन योजना भी इसी का है कि इंक्लूजन, यानी कि जो आर्थिक विकास में पिछड़े रह गए थे, जिनका बैंक खाता नहीं खुला था, उनको लाया गया। तो यहाँ पे शिक्षा की बात है तो सभी आएंगे, और वहां पे भिन्नता होगी, ठीक है, भिन्नता होगी, विभेद जो है उससे थोड़ा सा बचा जाता है। यहाँ पे सभी को समान निगाहों से यहाँ पे देखा जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाएगा। जो भिन्नता सभी के बीच होगी वो भिन्नता किसी भी प्रकार की हो सकती है, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, कमजोर हो सकते हैं, किसी भी तरह से उनको स्वीकार किया जाएगा। ये चीज याद रखिएगा जहां भी इंक्लूजन की बात आए, समावेशन की बात आए। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, ठीक है, इसी के आलोक में उत्तर देना है। विकल्प है कि घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, आंशिक रूप से, यानी कि वो जो है ठीक से देख नहीं पा रहा है तो उसे घर पे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, अथवा उसे एक अलग संस्थान में रहने की जरूरत है, ठीक है। सी वाला है कि समावेशी प्रावधान को पालन करने के लिए नियमित स्कूल में जाना चाहिए, और डी है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति में जूझने की क्षमता विकसित हो। भैया जूझाना नहीं है, ठीक है, उसका विकास कराना है।
समाज जूझने का क्षमता मतलब आप सोच रहे हैं कि आपकी जीवन में समस्या है, अब इससे जूझना ही पड़ेगा, तो वो कोई कमी के तौर पे तो वो हीनता की भावना आ जाएगी। घर पे शिक्षा प्राप्त करना ये भी बिल्कुल अनुचित विकल्प है। ठीक है, डी सही होगा नहीं। बी वाला है कि भैया उसे एक अलग ऐसे स्थान में डालना चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब तो ये सी वाला क्या बोलता है कि समावेशी प्रावधानों को पालने के लिए उसे नियमित स्कूल में जाना चाहिए। समावेशी में हमने बताया था, इसके पहले ही चर्चा की थी कि हर तरह के, हर मानसिक शारीरिक रूप से जो भी भिन्नता होती है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उनको समाज का हिस्सा ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत अलग है उनको अलग स्कूल में भेज दो, ऐसे विकल्पों से बचिएगा। और इंक्लूजन ये सब चीजें आती भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायता करेगी। यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है। विकल्प को देखिए कि भैया जो इमेजिनेटिव आंसर दिए जाएं, कल्पनाशील उत्तर दिए जाएं, विचार मंथन पर बल दें। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमने पहले भी चर्चा की है, इस पे ध्यान दिया जाए। अभिसारी चिंतन पर बल दिया जाए। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग पे ध्यान दिया जाए। और चौथा विकल्प है कि भैया टॉलरेंस की बात की जाए, असहमति के प्रति सहनशीलता की बात की जाए। ठीक है, अब विकल्पों को देखिए, बोल रहे हैं पहला और दूसरा सही है, इसमें भी आगे पूछ लिया है, आगे पूछ रहा है कि इसी में दूसरा और चौथा, ठीक इस तरह से लेते लेते सारे पूछ रहा है। तो अब इसमें जो सही उत्तर होगा उसको समझने से पहले आप एक चीज को समझिए, जब इस तरह से फिर छांटना दे दे, अभी तक इतना देता तो इसमें एक आधी छांटना होता, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे दे रहा है तो इसमें जो गलत आपको लगे पहले उसको छाटिए, ऑड जो लगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो तीसरा विकल्प है कि अभिसारी चिंतन पर बल देना। बाकी अब यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली क्रिएटिविटी की बात बोलेंगे तो कल्पनाशील उत्तरों को देना। भाई क्रिएटिविटी का मतलब ही है कि आपका दिमाग लगा के चीजों का हल निकालना। ठीक है, विचार पे ध्यान जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने बताया इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और असहमति के प्रति सहनशीलता, क्योंकि भैया आप जब क्रिएटिविटी की बात करें तो जरूरी है कि कई बार जो ऐसी चीजें निकल के आएंगी जिससे आप सहमति ना हो, तो ये तो अच्छा गुण है। इसमें यही जो तीसरा है अभिसारी चिंतन पे बल देना, ये थोड़ा सा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका इस हिसाब से इसका डी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, और इसके लिए बता दें कि क्रिएटिविटी की जो बात होती है, क्रिएटिव शिक्षा प्रणाली में क्या क्या होना चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए उत्तरों में, विचार मंथन पर ध्यान देना चाहिए, असहमति के प्रति सहनशीलता तो होनी ही चाहिए, साथ के साथ तर्कों को, चिंतन पे, इन सारी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, सामूहिक प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, अधिकतम विचारों की सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाता है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि एक स्वर चिंतन, ठीक है, वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को रोकने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं पे ध्यान दीजिएगा। विकल्प देखिए, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। बी है कि बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। सी है कि बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। और डी है कि सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। अब देखिए, हमने पहले ही देखा था कि सेंडिंग इन अ चाइल्ड टू स्टडी इन ए स्पेशल स्कूल, यानी कि विशिष्ट स्कूल में भेजना, ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है, बच्चों को एकदम काट देगा वातावरण से और दूसरी चीज उनको फील कराएगा, वो जो कमी है उस पर विशेष फोकस हो जाएगा। हालांकि वो सीखते जरूर है उससे संबंधित चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग समझने लगते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमें समावेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड से, आजकल एजुकेशन का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सभी को समावेशित करना एक साथ। ठीक है, जो अलगाव की भावना है वो खत्म करना है। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो अपने आप प्रथम दृष्टि आप इसको पकड़ सकते हैं। बस इसके लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास चाहिए। यहाँ पे ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों के प्रश्न, एक चीज याद रखें, एक प्राथमिक वो सेम हो गया। इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट, यहाँ पे कुछ आपको भरना है, कुछ इन्हीं में से विकल्पों में से, स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों से पूछने चाहिए प्रश्न वगैरह। क्या हो सकता है, एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए कभी, और सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा भाई, अगर प्रश्न पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ताकि उससे प्रश्न पूछने से दोबारा डरे ना। बहुत सिंपल प्रश्न था। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आते हैं। 11 क्या कहता है कि भाई देखो, विद्यालय में ये कथन और कारण वाला है, असर्शन रीजनिंग का। कथन को देखते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले कथन देंगे और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको वेरीफाई करना चाहिए। जैसे देखिए कि विद्यालयों में छात्रों में जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट,
पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर, यानी कि रटने की बात हो रहा है यहाँ पे, रटने के बाद उसको निकाल देना इनपुट आउट पर, क्या करना चाहिए? अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशीलता उसमें होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। अब विवाद का मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश वाला देखेंगे तो आपको रेदर देन जो है बिल्डिंग देयर एबिलिटी टू रिड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज, ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल होगा, टेक्सचुअल नहीं होगा। तो यहाँ पे अवधारणात्मक इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बात तो सही है, ठीक है, अच्छी बात बोल रहा है कि भाई रटने से अच्छा उनको चीजों को सीखना चाहिए ना, प्रश्न पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। अब देखिए इसका क्या, ये जो नीचे वाला है, माफ कीजिएगा, नीचे वाला जो विकल्प है ये इसको वेरीफाई कर रहा है। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, यानी कि क्योंकि जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ पे देखिए लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन द कैरेक्टर, तो हाँ भाई इसीलिए है और ये इसको वेरीफाई कर रहा है। इस हिसाब से करें, कई बार ये भी आपको पता रहता है, ये भी पता रहता है, लेकिन इसको आप सही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखेंगे ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ठीक है, और आर क्या कर रहा है, इसकी राइट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इस हिसाब से ए सही होगा। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आता रहे तब भी धैर्य के साथ लगाइएगा, अन्यथा थोड़ा सा गलती होने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 कहता है कि भैया एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय संसाधनों या साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश देखिए, अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात ही नहीं आती क्योंकि दोनों लिखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं साथ के साथ, और जनरली ऐसा है कि हिंदी दोनों लोगों को समझ में आ जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले को, तो इसलिए होता है। बाकी जैसे अधिगम वगैरह आता है मैं लर्निंग वगैरह बोल ही देता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खंड, अग्रवर्ती, आयोजक, स्मृति सहायक और संकल्पना मानचित्र ना। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि आपका जो कॉन्सेप्ट मैप्स होंगे, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं क्या, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशेष विषय के ज्ञान के संबंध में यहाँ पे चीजें बोली गई हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप्स की बात करें तो अगर आप देखें कॉन्सेप्ट मैप्स कि यहाँ पे जो ये होते हैं, ये किसी कॉन्सेप्ट को समझाने का काम करते हैं ना, समझाने का काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि भाई कोई अगर मैप है, ठीक है, तो शब्दों से उसको तैयार किया जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है उनको समझाने के लिए क्या किया जाएगा, एक मैप बनाया जाएगा और मैप के थ्रू ही चीजों को क्लियर किया जाएगा। उसमें क्या रहेगा, जैसे आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट ना, तो आप देखेंगे कि लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग के तहत ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे पेड़ पौधों को अगर समझाना है तो फिर पेड़ वगैरह भी समझा देंगे, एनवायरनमेंट को समझा देंगे, पहाड़ वगैरह बना देंगे। तो एक जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से याददाश्त विकसित करने के लिए, दिमाग में रोकने के लिए ऐसा किया था, इसी को कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे डी वाला होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि भी उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब है इनर मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है वो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देखते रहेंगे ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इनर मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, जैसे अभिप्रेरणा यूज हुआ है, प्रेरणा यूज होता है। तो ऐसे वर्डों को थोड़ा सा, शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्डों को क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए विकल्प देखिए क्या है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है। तो देखिए रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है, ठीक है, हाँ, रोशनी अच्छे अंकों के लिए परिश्रम कर रही क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। भाई यहाँ पे पूरा मोटिवेशन बाहर से आ रहा है और घड़ी मिलेगी, ये चीजें सोची जा रही है, वो भी 90%, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर सकते आप कितने % तक लाओगे, मतलब भाई मेहनत कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो। नंबर तो देना क्योंकि बाहर के टीचर के ऊपर होता है, लेकिन ठीक है अगर सब्जेक्टिव चीजें हैं तो ऐसा किया जा सकता है। बी है कि रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है ना, या कर रही है, जो भी है आप यहाँ पे रहा है, क्योंकि उसके माता पिता फिर से उसे टीवी देखने देंगे, यानी कि होमवर्क कर रहे हो, अगर होमवर्क कर लोगे तभी टीवी देख पाओगे। ये बात यहाँ पे बाहरी आपको मोटिवेशन आ रहा है। सी है कि रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला कर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाह रही, यहाँ पे भी आ रहा है। अब यही होगा भैया, ठीक है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि उसे जानकारी में रुचि है,
ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपको प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है और प्रश्न समझने के बाद आपको एलिमिनेशन याद रखना है। अगर आप कोई भी पेपर हो, इवन यूपीएससी का भी पेपर हो, अगर एलिमिनेशन टेक्निक आपको आ रही है तो आपका उत्तर ना आते हुए भी आप कर लेंगे। मान लीजिए इसमें उत्तर नहीं पता था आपको सही, आप देख रहे हैं 3 छठता चला जा रहा है, बाहर से आ रहा है मोटिवेशन, तो अपने आप आपका सही काम हो गया। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंतन का सामना करने में सहायता नहीं करती या नहीं देती? ठीक है, चिंतन की बात हो रही है, सॉरी चिंता की बात हो रही है। तो यहाँ पे विकल्प को देखिए, छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। बी है कि छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायता देना और छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। और डी है कि कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ठीक है, ये तो हमने कुछ चीजें बता के रखी, जैसे अगर आप रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं तो इतना तो पता होगा कि कुछ विकल्प आप कैसे छाटेंगे। जैसे यहां पे देखिए, तो हमने देखा था कि एक तो इसके पहले जो हमने बात किया था कि कंपटीशन वाली बात जहां पे वहां पे अपने आप उसको आप छांट सकते हैं। ठीक है, और यही पूछा गया है कि नहीं देती है, देख लीजिए यही पूछा ही गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पे ध्यान नहीं गया था, तो नहीं देती है, तो ये आपको छांटना ही है, तो यानी कि इनकरेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे सारी चीजें जो है हेल्पफुल होंगी और सारी चीजें यहाँ पे सही होंगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। ठीक है, मैथमेटिकल जो है प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए अधिक विकल्प है कि अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से अलग कर देंगे। भाई जो ज़्यादा सेग्रीगेशन यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे कि जो एरर्स हैं उसके आधार पर बांट दिया जाएगा ग्रुप को। बी है कि अधिक त्रुटियां वाले जो होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उनको पनिश करेंगे भाई कि जिनका ज़्यादा एरर होगा। और सी है कि यहाँ पे क्या होगा कि करेक्ट जो होगा, ठीक है, उसमें सुधार के लिए आपको थोड़ा सा अधिक प्रैक्टिस कराई जाएगी। और डी वाला विकल्प है, ऑप्शन है कि त्रुटियों को समझाना क्योंकि छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको सीधा समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसका डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि उनको कुल मिला के लर्निंग पे ही फोकस करना है ना, चिंतन को समझने में मदद करना कि गलती हो क्यों रही है, पनिशमेंट करना, अलग कर देना, ये सारे सही विकल्प नहीं हो सकते। इस तरह के सरल प्रश्न भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अभ्यास जरूरत होती है, क्योंकि अगर बिना अभ्यास के आप पेपर में चले जाएंगे तो वहां पे ज्यादा संभावना है कि आप थोड़ा उतना कूलनेस मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि बहुत से प्रेशर वहां पे होते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार बल देती है? ए देखिए परीक्षा के लिए पढ़ाना, बी है कि स्मरण आधारित शिक्षा, सी है कि वेधन और अभ्यास, और डी है कि संप्रत्ययी समझ, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर देखें बोले तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, क्योंकि गलत हो जाए तो इसमें कोई ताजुब नहीं है। खैर बाइलिंगुअल पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों से बहुत अच्छे से समझ में आती है, और इसका उत्तर भी यही सही है, क्योंकि 2020 की अगर शिक्षा नीति की हम बात करें तो इसका जो मेन फोकस ही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने चाहिए, जानने समझने और अनुकरण करने में जो चीजें उपयोगी हो वो सिलेबस में हो और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और है कि बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण लर्निंग करते हैं, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग उनकी किसके माध्यम से होती है? विकल्प को देखिए, यहाँ पे देखेंगे लेक्चर्स के माध्यम से और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, यानी कि व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश के माध्यम से। बी है कि पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास के द्वारा, सी है कि जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, और डी है कि कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों का उपयोग करते हैं और उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो जो सी वाला विकल्प है, जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, मैंने ये भी बताया था पुराने टेस्ट में और अभी भी बता रहा हूं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीखने में, खासकर जब वो प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। आपको प्रत्यक्ष रूप से सीखना है, डायरेक्ट रूप से सीखना है, सहपाठियों के साथ सीखना है, ठीक है, कंपटीशन वगैरह को अवॉइड करना है सीखने में। तो ये कुछ चीजें हैं, आप अपने आप उत्तर सही होता चला जाएगा, आंख बंद करिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें लर्निंग के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन प्रायोरिटी में क्या रहेगा ये याद रखना है। डायरेक्ट लर्निंग, पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, पीयर लर्निंग होगा, जो आपके सहपाठी होंगे उनके साथ होगा, इन सारी चीजों को हम वरीयता देते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने
गम को स्वतः निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। ठीक है, ये समझ रहे होंगे कि छात्रों को जो अलग अलग सामग्री का प्रावधान कराना और उन्हें अधिगम को स्वनिर्देशित करने के लिए क्या करना है, मतलब खुद से करने के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके बारे में जो विधि है, बोल रहा है कि भाई यंत्रवत अधिगम है, यानी कि रोट लर्निंग इसको बोलेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम है, अन्वेषित अधिगम है, और या फिर निर्देशित है। अन्वेषित का मतलब है डिस्कवरी, अन्वेषण करना, मतलब कोई खोज करने से संबंध होता है। और यही अगर आपको बताएं तो ये इसका सी विकल्प ही सही है। क्यों? क्योंकि आप जब उनको खुद काम करने के लिए दोगे तो उसमें इन्वॉल्व होंगे विषय वस्तु की जो है डायरेक्ट अगर कोई भी दे दीजिए, मान लीजिए कि फलों के बारे में कीजिए, तो फलों में डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, उसमें खोजने का प्रयास करेंगे और चीज़ें उनकी जो है अपने आप डेवलप होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है इन्वॉल्वमेंट, मैंने बताया था ना, इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रश्न नंबर 19, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषित नहीं, भूमि में प्रदूषित नहीं होती, वायु प्रदूषण नहीं फैलता। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। विकल्प देखिए। अच्छा, अभी हमने एनवायरमेंट वाले आपके जो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे और उनके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी रखे हैं, क्योंकि ये रेगुलर सीरीज है, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए एनवायरमेंट के, ठीक है, ईवीएस के। तो वहाँ के ये कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैंने कराया है इसको, वो देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। लैंडफिल में, ठीक है, कंपोस्ट में, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और इंसिनरेशन यानी कि भस्म करना, जला देना, ठीक है, जो तापन विधि से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लैंडफिल में तो होगा नहीं, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में भी नहीं होगा, जलाने में ही जो है प्रदूषण आपका फैलता है, तो कॉमन सी बात है। प्रश्न नंबर 20 में कि वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित हो स्थानीय लोग का कारण होगा, पुनर्वास का, स्थानांतरण का, ठीक है, देश प्रत्यावर्तन का और पुनः स्थापन का। देखिए ये हमने बताया था कि भैया स्थानांतरण का होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जहाँ जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पे एक तो रहना मुश्किल हो जाता है, फिर विभिन्न रोग फैलते हैं। डेंगू जैसे अभी देख लीजिए हाल ही में जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद नदियों के किनारे इलाकों में, कछाड़ी इलाकों में बहुत, हालांकि बहुत सी जगह डेंगू देखा गया, लेकिन मेन जो है नदी के किनारे ही ये केस बहुत ज़्यादा बढ़े। शायद ही कोई परिवार रहा होगा पड़ोस में जो बच गया होगा, बाकी सभी लोग डेंगू के शिकार हुए थे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं क्यों नदियों के बाढ़ वाले इलाकों में रहना है थोड़ा कठिन काम है या स्थानांतरण की स्थिति आ जाती है। टैपियोका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे इसको बात की थी। टैपियोका है क्या? मूली, अदरक, कप्पा या शकरकंदी, क्या नाम है इसका दूसरा? तो ये है कप्पा। क्या है? कप्पा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भोजन के रूप में केरल में यूज होता है नारियल की बनी करी के साथ, और इसको जो है कसावा नामक पेड़ से प्राप्त किया था। उसकी जड़ से देखने में तो ये शकरकंद जैसा लगता है, लेकिन साइज इसकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये समझ के चलिए कि 4-4 5-5 फीट का होता है। वो इसी को काट काट के बाद में बनाया था कसावा नामक पेड़ से। और इसको एक नाम और है, इसको टैपियोका ग्लोबुल्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो साबूदानी के समान होता है, मतलब बनाने पे वैसे ही बनता है। अगला प्रश्न है कि हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? ठीक है, सोमजैन, लिंगहू फेन, माफू टाफू और सुशी। तो इसका सही उत्तर है बी, लिंगहू फेन। ये हांगकांग में जो सांपों से सूप बनता है, बहुत वहाँ का आपने न्यूज़ वगैरह कई बार सुना होगा या जानते होंगे कि चीनी जो है सांपों सब खा जाते हैं, ठीक है, सरपेंट, तो वो वाला है यहाँ पे लिंगहू फेन। और ये सुशी, माफू टोफी भी यूज होता है, लेकिन सुशी जानते हैं क्या? चावल से बनता है, जापानीज डिश है ये, ठीक है, चावल से बनाया जाता है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में इसका नाम सुना होगा। प्रश्न नंबर 23 में आते हैं, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट काटने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ पे जो हुक जैसी चोंच होती है उसी को मीट खाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो होगा सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न है कि एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में पढ़ाना है, और कौन सा व्यंजन जो जल्दी से तैयार होगा? विकल्प देखिए, एग सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा है, और डी है बेलपूरी। देखिए अब यहाँ पे तो आप देखेंगे तो सैंडविच, कस्टर्ड और डोसा, ये बेलपूरी क्या है कि जो मुरमुरा होता है उसी के साथ उसी में प्याज वगैरह कुछ काट के जल्दी से बना दिया जाता है। तो ये सबसे अपेक्षाकृत डोसा वोसा में तो इन सब में तो बहुत मन लगी, सैंडविच जल्दी बन सकता है, लेकिन उससे भी पहले ये आपका भेलपूरी बनेगा, क्योंकि वो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स भेलपूरी के लिए भी आप काटेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अब लग रहा होगा सर जी खाना ही बनाते हैं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत सबको होना ही चाहिए, तो भेलपूरी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 है कि पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? वो खाने वाला आ गया ना, मुंह में पानी आ जाता है थोड़ा सा, तो जवान फिसल जाती है, ठीक है। तो पटचित्र की कला किस राज्य की पेंटिंग
है या हस्तशिल्प है? विकल्प को देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उत्तर तो बहुत सरल है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ओडिशा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एमपी की भी जो फेमस पेंटिंग है, नागभित्ति चित्र, सुरैती, मामूलिया, गोवर्धन, ये वहाँ की है। और बाकी लोक चित्रकला है, बाकी पिथौरा चित्रकला एमपी और गुजरात दोनों से संबंध रखती है। और वर्ली का आप लोग जानते हैं कहाँ से संबंधित है, तो वो महाराष्ट्र की लोकप्रिय चित्रकला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।